हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुबीरा एचडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, जो कि सीटेट में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। और इससे पहले मैंने विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और उसकी अवस्थाएं इतना पढ़ा दिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लगभग हर बार ही इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं सीटेट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। एक बालक को अपने माता पिता और पूर्वजों से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। मतलब जो एक बालक होता है उसके जो गुण होते हैं वो उसे माता पिता से मिलते हैं। माता पिता के अलावा उसे पूर्वजों से भी कई सारे गुण मिलते हैं। तो उन गुणों को, जो गुण बच्चे को अपने पूर्वजों से मिलते हैं, माता पिता एंड जो भी पूर्वज रहे हैं उनके कुछ ना कुछ गुण बच्चे में आ जाते हैं। तो उन गुणों को आनुवांशिकता या फिर इसे ही वंशानुक्रम भी कहा जाता है। तो कई सारे ऐसे गुण हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं माता पिता से बच्चों में। मतलब कई जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन आगे ऐसे ही पास होते चले जाते हैं। एंड जैसे कि आंखों का रंग हुआ, बालों का रंग, चिंतन, मतलब बच्चे का जो चिंतन करने या सोचने समझने की क्षमता है वो कैसी है, ये सारे गुण बच्चे को अपने पूर्वजों से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। और लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई भी अगर माँ बाप ज्यादा लंबे नहीं है तो फिर बच्चा भी बहुत ज्यादा लंबाई नहीं पाएगा, वह एवरेज ही पाएगा। थोड़ी बहुत उनसे ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। तो जो मानव व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो, उसका जो आधार है वो आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। मतलब कई सारे आनुवांशिक लक्षण जैसे कि बौद्धिक क्षमता, चिंतन स्तर या फिर उसके सीखने, सोचने, समझने की जो कई सारी क्षमताएं होती हैं वो आनुवांशिकता से मिलती हैं। और आनुवांशिकता के आधार पर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तय होता है। मतलब उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये बालक कितना विकास कर सकता है। मतलब सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इतना ये विकसित हो सकता है। अगर उसको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो वह वहां तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो आनुवांशिकता है वे मनुष्य के विकास को आधार प्रदान करती है। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं ये इतना विकसित हो ही जाएगा, क्योंकि अगर उससे वैसा पर्यावरण नहीं मिला तो फिर उसका उतना विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो आनुवांशिकता जो है वो सिर्फ आधार प्रदान करती है। उसके आगे आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। ये थोड़े से फैक्चुअल मतलब फैक्ट हैं, इनको ऐसे ही याद कर लेंगे, सीटेट में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। उसके अलावा वर्धानता और हीमोफीलिया जन्मजात बीमारियां हैं। मतलब ये जो बीमारियां होती हैं ये किसी बालक में जन्म से ही होती हैं, मतलब जिसमें भी होंगी ये ऐसी बीमारियां हैं। इनको भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक रूप से, मतलब आनुवांशिक लक्षण हैं। अगर उनके पूर्वजों में किसी को ये बीमारियां होंगी तो फिर बच्चे में भी हो जाएंगी। बाद में होने वाली ये बीमारियां नहीं हैं। उसके बाद फ्रेंड, वर्धानता का जो रोगी है वो हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाता। एंड हीमोफीलिया जो है इसको रात घरानों की बीमारी भी कहा जाता है। फिर एक गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। मतलब जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो जीन्स के द्वारा जाते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स के द्वारा जाते हैं। फिर आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक मेंडल है। और माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको याद रखना कि माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है उसके जोड़ा, मतलब उसका जो जोड़ा है वो अलग नहीं हो पाता
तो फिर संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। तो अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, यह सिद्धांत लैमार्क ने दिया था और उनका कहना था कि जो भी गुण वातावरण से अर्जित किए जाते हैं उनका संचरण जीन्स के द्वारा अगली पीढ़ी में होता है। मतलब जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था जिराफ वाला, कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी होती थी और बाद में धीरे धीरे वह बड़ी होती गई। मतलब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे जिराफ की गर्दन बड़ी होती गई। तो जो जिराफ की गर्दन है वो एकदम से बड़ी नहीं हुई। पहले जिराफ ऐसे मतलब ऊपर करके जब उसने पत्तों को खाने की कोशिश की तो धीरे धीरे से उसके जो जीन्स हैं गर्दन के उनमें परिवर्तन हुआ और वही गुण अगली जनरेशन में पास होते चले गए। इस तरीके से उनका कहना था कि जो भी गुण वातावरण से अर्जित किए जाते हैं उनका भी वाहक होता है जीन्स के द्वारा। अगला है फ्रेंड्स जैव सांख्यिकी का नियम। ये नियम गाल्टन ने दिया था और इनका कहना ये था कि प्रत्येक बच्चे को मतलब माता पिता से तो गुण मिलते ही हैं, उसके अलावा उनके पूर्वजों से मिलते हैं, ये इन्होंने ही कहा था। और इनका मतलब कहने का मतलब ये था कि किसी भी बच्चे को 1/2 गुण अपने माता पिता से मिलते हैं, उसके बाद 1/4 दादा दादी से, 1/8 परदादा परदादी से और बाकी जो 1/16 गुण हैं वो और पूर्वजों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं बोलती जा रही हूँ कुछ चीजें उनको भी आप लोग नोट कर लेना। और अगला है समानता का नियम। तो समानता के नियम से मतलब है कि जो माता पिता के कुछ लक्षण होते हैं वो बच्चे में उसी तरीके से समान होते हैं। मतलब सभी गुण तो समान नहीं होते लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी पूरा फेस कट ही हो जाता कि माँ के जैसा है या पिता के जैसा है। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसकी नाक माँ की तरह है, आंखें पिता की तरह हैं। इस तरीके से कुछ समान लक्षण भी बच्चों में आ जाते हैं। फिर अगला है विभिन्नता का नियम। तो विभिन्नता का नियम से मतलब है कि ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो माता पिता में गुण हैं वो सारे के सारे बच्चे में आ जाएं, उसमें से कुछ गुण भिन्न भी होते हैं। अगला है प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन का मतलब है, ये नियम मेंडल ने दिया था और उन्होंने कहा था कि कभी कभी संतान एकदम विपरीत गुणों वाली हो जाती है, माता पिता से बिल्कुल अलग। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। फिर है विषमता का नियम। तो विषमता का नियम से मतलब यही है कि सभी गुण माता पिता के सभी गुण बच्चे में नहीं जाते, कुछ गुण चले जाते हैं। तो मतलब गुण जो है वो अलग भी हो जाते हैं। फिर है चयनित गुणों का नियम। इसका भी मतलब उसी तरीके से है कि जो बच्चा है एक, उसमें माता पिता के कुछ चयनित गुणों का ही हस्तांतरण होता है। मतलब जो अगली एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो गुण जाते हैं वो कुछ चयनित गुण ही हस्तांतरित होते हैं। फिर है संयोगवाद का नियम। तो संयोगवाद से मतलब है कि जो बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है वो माता पिता से मिलने वाले गुणों, जो भी माता पिता के गुण हैं और जो उनमें जाएंगे बच्चे में हस्तांतरित होंगे, तो उनकी मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है। ये संयोग पर आधारित है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसको पहले से निर्धारित नहीं किया जाता। जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम पहले से निर्धारित नहीं कर सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये बस एक संयोग पर आधारित है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पेरेंट्स होते हैं मतलब पिता और माता, तो पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में X और X। उसके बाद जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है तो ये X अलग और ये Y इस तरीके से अलग और ये वाला X भी अलग और ये वाला X अलग। तो ये X जब इस X से मिलेगा तो यहाँ पर X और X बनेगा। उसके बाद जब ये वाला X Y से मिलेगा तो यहाँ पर X और Y बनेगा। ये X जब X से मिलेगा तो X और X बनेगा और ये X जब Y से मिलेगा तो X और Y बनेगा। उसके अलावा ये वाला भी X इस X से मिलेगा और ये वाला भी X इस Y से भी मिलेगा। तो ये X जब इस X से मिलेगा
तो x और x, और ये y जब इससे मिलेगा तो x और y। तो जब x और x होगा तो यहाँ पर लड़की होगी और ये लड़का, फिर ये लड़की और ये लड़का। तो यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी रहती है लड़का होने की और 50% ही रहती है लड़की होने की। तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये सिर्फ संयोग पर ही निर्धारित रहता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके आगे देख लेते हैं वातावरण। वातावरण क्या है? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मतलब हमारे आसपास की सारी चीजें जो हम पर प्रभाव डालती हैं उसको वातावरण कहा जाता है, और ये कथन है रास का। उसके बाद अगला कथन है वातावरण में वे सब तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये है वुडवर्थ का। तो इनके अकॉर्डिंग वातावरण में वे सारे तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन के शुरुआत से ही प्रभावित किया है, शुरुआती समय से ही प्रभावित किया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। आगे देखते हैं वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता पर। मतलब कुछ जो आनुवंशिक लक्षण हैं उन पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो शारीरिक लक्षण, मतलब शारीरिक की जो लंबाई वगैरह है, इस तरीके से ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं। और बुद्धि, बौद्धिक क्षमता भी आनुवंशिकता ही है, मतलब आनुवंशिक लक्षण है। रुचि, स्वास्थ्य, अधिगम और व्यक्तित्व, तो ये सारे कहीं ना कहीं आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं, लेकिन इन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जन्म से कोई बच्चा जो है उसकी बुद्धि काफी तेज है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन अगर उसको उसके अकॉर्डिंग वातावरण नहीं मिला तो फिर वह उसका विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आनुवंशिक लक्षणों पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। केवल आनुवंशिक लक्षण अच्छे होने से बालक का विकास अच्छा नहीं होगा, उसको उसके तरीके से वातावरण भी मिलना चाहिए। जैसे कि रुचि की बात करें तो रुचियां भी कभी कभी बच्चे की फैमिली के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज मिल गया तो रुचियों में भी चेंजमेंट आ जाते हैं। स्वास्थ्य, बच्चा जन्म से काफी स्वस्थ है, लेकिन फिर भी अगर उसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला, यहाँ पे एनवायरनमेंट मतलब अगर उसका पोषण इस तरह अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसका जो स्वास्थ्य स्टार्टिंग में अच्छा था बाद में उतना अच्छा नहीं रहेगा। अधिगम, हो सकता है कि उसकी सीखने की क्षमता काफी अच्छी हो, लेकिन उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा ना मिले कि वह सीख सके अच्छे से। और व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व भी मनुष्य का कहीं ना कहीं वातावरण पर ही डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ और भी कारक हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक से मतलब यहाँ पर है कि कुछ प्राकृतिक दशाएं या भौगोलिक स्थितियां, इस तरीके के कारक भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे ऐसा देखा जाता है कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो काफी सुंदर और गोरे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों वाले लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है और वो चिड़चिड़े भी होते हैं, और उनका मानसिक स्तर भी उतना अच्छा नहीं होता जितना कि ठंडे प्रदेश वाले लोगों का होता है। अगला है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक भी मनुष्य को काफी प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज कैसा है, सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन और कई सारी परंपराएं होती हैं, धार्मिक कार्यक्रम वगैरह, रीति रिवाज, इस तरीके से काफी ऐसे तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य को काफी प्रभावित करते हैं। जो कि जो परंपराएं वगैरह हैं, रहन सहन है, ये सारी चीजें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। एंड अगला है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक से मतलब कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो भी काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कि इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा शुरू से स्वस्थ है लेकिन उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी ना होने की वजह से उसे बहुत सारी पौष्टिक जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाती, और इससे जो मनुष्य का शरीर है वो काफी अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता। और जब शरीर अच्छे से विकसित नहीं होगा तो फिर दिमाग भी उतना काम
नहीं कर पाता। जैसे कि अरस्तु ने एक कथन भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को कहीं ना कहीं काफी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगला है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक मतलब एक मनुष्य को धर्म और संस्कृति भी प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से ही जैसे देख रहा है कि उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, पूजा पाठ, एंड मनुष्य को जिस तरीके मतलब बच्चे को जिस तरीके से संस्कार स्टार्टिंग से दिए जा रहे हैं वह उसी तरीके से विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक कारक भी मनुष्य को काफी प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया वातावरण का प्रभाव, जो कि मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। और अब अगला है वंशानुक्रम व वातावरण में संबंध। तो फ्रेंड्स, वंशानुक्रम एवं वातावरण में संबंध को देख लेते हैं। दो कथन हैं उनको देख लेते हैं। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह दोनों के एकीकरण की उपज है। तो यही मैं उतनी देर से बता ही रही हूँ कि व्यक्ति का जो निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम से नहीं हो सकता, उसको उसके अकॉर्डिंग वातावरण भी मिलना चाहिए। अगर वातावरण नहीं मिल रहा है तो मनुष्य का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। और अगला कथन, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं। तो ये भी बात वही वैसी ही है, और ये कहा है गैरेट ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।